हम 2 दिन से चर्चा कर रहे हैं और वो हमारा विषय है लॉ ऑफ डिटैचमेंट। आज मेरे लॉ ऑफ डिटैचमेंट पे जो मुझे आज समापन का दिन है और जहां मुझे लैंड करना था वो मेरा सहजता और साक्षी भाव पे था, जिसकी पूरी चर्चा दादा ने कर ली है। तो मेरे लिए काम थोड़ा और आसान हो गया है। मैं उस पे ही उसको लैंड करने वाला हूं, वहीं पहुंचने वाला हूं आज। और 2 दिन में हमने जो लॉ ऑफ डिटैचमेंट की बात की और हमने उस डिटैचमेंट, उस अनासक्ति के भाव की मैं बात कर रहा हूं, तो वो हम बात बहुत प्रैक्टिकल एस्पेक्ट पे, और प्रैक्टिकल एस्पेक्ट का मतलब अभी से हम उसे अपनी जिंदगी में कैसे अप्लाई करें। मैं आज रात से और कल सुबह से बात नहीं कर रहा हूं, और अगर हमने अपने जीवन में उसका प्रैक्टिकल एस्पेक्ट समझ लिया तो मैं अकेले अनासक्ति के भाव की बात नहीं कह रहा हूं, मैं जनगम के एक एक सिद्धांत की बात कह रहा हूं, एक एक मर्म की बात कह रहा हूं। वो सब प्रैक्टिकल है, व्यवहार में, जीवन में इसी वक्त लाने जैसा है। ये अलग बात है कि भूमिका के अनुसार वो बदलता रहेगा, श्रद्धा में आएगा अभी और चारित्र में वो भूमिका के अनुसार चेंज होता रहेगा और बदलता रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और हम जिसकी चर्चा कर रहे थे कि हम कैसे उससे अपने जीवन में लाएं, हमने बहुत सारे उदाहरणों से उस बात को समझा। मुझे लगता है कि आज मेरे पास में आज भी कोई लगभग 1.25 घंटे के आसपास है ना अतुल भाई? हाँ, क्यों, इसके बाद तो आपका लंच ब्रेक ही तो है। हाँ हाँ, 1.25 घंटा है। हाँ, उसके बाद आपको और कोई प्रोग्राम तो है नहीं? हाँ, और नहीं। ठीक है, तो आज मेरा भी कोई रात को 11 बजे प्रोग्राम नहीं है। मैं तो आपको जानकारी में दे रहा हूँ तीसरी बात। ठीक है अनंत? तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैं बात पूरी करके उठूंगा अब, तो आप बिल्कुल चिंता नहीं करना। तो पर मैं लंबा नहीं खींचूंगा। तो हम बात कर रहे थे, बहुत सारे एग्जाम्पल के साथ हमने बात करी, बहुत सारी चीजों से हमने बात को समझा और हमने जाना कि कैसे अटैचमेंट होता है। कि वो जो डॉक्टर की बात, थोड़ा सा रिकैप कर रहा हूं मैं, कल हमने डॉक्टर की बात करी और डॉक्टर कैसे पेशेंट को अनासक्ति के साथ उसका ऑपरेशन करता है और अपनी पत्नी का कैसे करता है, उसमें कितनी आसक्ति होती है, और अपने को अगर इंजेक्शन लगाना हो तो उसके हालात क्या होते हैं। ये फर्क है, वो आसक्ति अनासक्ति। और हम जो लॉ ऑफ डिटैचमेंट की बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कि अटैचमेंट को हटाना है। और जब हमने हटाया, वो हमारे जो अटैचमेंट है वो सब जड़ से है। दुर्भाग्य की बात तो ये है, और हम जड़ से अटैचमेंट है, और एक बार अगर चेतन से अटैचमेंट हो गया तो अनंत काल का काम हो गया। अटैचमेंट बुरा नहीं है, पर वो किससे है ये बुरा है। वो जड़ से हो रहा है, संकट तो ये है। और वो चेतन से हो जाए तो हो गया काम। यही सम्यक दर्शन, क्या यही तो सम्यक दर्शन है, यही तो करना है, इसके अलावा तो कुछ करना नहीं है। तो वो अटैचमेंट अगर अपने आप के साथ हो गया तो काम हो गया। लेकिन वो उसे डायरेक्शन, दिशा में परिवर्तन लाना है, और वो दिशा गलत हो रही है। हमने बात समझी कि अनासक्त पुरुष एक गवाह की तरह जीवन जीता है। कल हमने बात की, गवाह मतलब विटनेस। अनासक्त पुरुष एक विटनेस की तरह जीवन जीता है और उसके भीतर ना चिंता है। मैं रिपीट कर रहा हूं, अनासक्त पुरुष एक गवाह की तरह जिंदगी जीता है, उसके भीतर ना चिंता है, ना दुख है, ना ही द्वंद्व की तरंगे हैं। अनासक्त कर्मयोगी के जीवन में जो तरंगे उठती हैं वे स्वभाव से मंगलकारी होती हैं, आनंददायी होती हैं। और हमें जितनी भी तकलीफें हैं वो इसलिए हैं क्योंकि हम गवाह की तरह नहीं, बल्कि हम मुवक्किल की तरह जिंदगी जी रहे हैं। और जिंदगी अगर हम गवाह की तरह जी लें तो गवाह की तरह जिंदगी जीने का मतलब हो गया ना साक्षी भाव से जीवन जीना। गवाह की तरह जिंदगी जीने का मतलब हो गया ना सहजता के साथ रह जाना। अब वो गवाह को क्या तकलीफ है? गवाह कहीं अटैच नहीं है, इसलिए तो सहजता है उसके जीवन में। अटैचमेंट नहीं है इसलिए तो वो सहज है, इसलिए तो साक्षी भाव है, और साक्षी भाव से तो बात कर रहा है वो। इसलिए विटनेस जिसकी हम बात कर रहे हैं, हमने उसकी बात की। और हमें टोडरमल जी के 14 अधिकार से उन 4 पंक्तियों को उठाया कि पेज 80 पे उन्होंने लिखा है कि ये मैं हूं ऐसी अहम बुद्धि, और ये मेरे हैं ऐसी ममत्व बुद्धि,
ये मैं हूं, ये अहंकार बुद्धि है, और ये मेरे हैं, उससे ममकार है, ये ममत्व है, और ये मेरी अवस्था है, ये है सो मैं हूं। ये सारी एक्सपेक्टेशन हमने कल यहां पर एंड किया था कि सारी जो एक्सपेक्टेशन है, वो जो एक्सपेक्टेशन है वो दुख का कारण है, और एक्सपेक्टेशन इसलिए क्योंकि हमें अटैचमेंट है। देखो, जो व्यक्ति हमारे जितने नजदीक होता है वो ज्यादा दुख का कारण बनता है ना? ऐसा आपके घर में जो बेटा है, बेटी है, पत्नी है, उसके साथ दिन में 10 बार झगड़ा होता है, वो 10 बार दुख का कारण कहीं ना कहीं बनता है, लेकिन पड़ोसी नहीं बनता। लेकिन जितना पड़ोसी बनता है उतना 10 किलोमीटर दूर रहने वाला व्यक्ति नहीं बनता। जितना 10 किलोमीटर दूर रहने वाला व्यक्ति बनता है, उतने आपके हिंदुस्तान में रहने वाले रिश्तेदार दुख का कारण नहीं बनते। लेकिन जो हिंदुस्तान में रहने वाले आपके रिश्तेदार हैं, उनसे पूछो कि उनका जो उनके शहर में रिश्तेदार रह रहा है वो उनके कितने दुख का कारण है। और आपको कई बार लगता है सो व्हाट, आपका कोई हिंदुस्तान में जो मामा चाचा फूफा भी आपस में झगड़ा करते होंगे तो आपको तकलीफ होती होगी ना, अरे यार ये कितनी बेकार सी बातों पे लड़ते हैं, ये कोई बात हुई लड़ने की, सो व्हाट यार, व्हाई आर यू बिहेव लाइक दिस, है ना? क्यों? क्योंकि वे उनके नजदीक हैं, आप उनसे पूछो, लेकिन वे आपके दूर हैं। तो जो जितना नजदीक होता है वो उतना दुख का कारण होता है, और जो जितना दूर होता है वो दुख का कारण नहीं होता। और जो नजदीक है वो दुख का कारण इसलिए नहीं है कि क्लोजनेस है, बल्कि इसलिए क्योंकि उसके साथ एक्सपेक्टेशन ज्यादा है। एक्सपेक्टेशन है ना, और एक्सपेक्टेशन फुलफिल नहीं होती है, और वो हो ही नहीं सकती। प्रदीप भाई, मैं प्रदीप भाई खाना की बात कर रहा हूं। देखो, ये जूम में बहुत बढ़िया बात क्या है कि इसमें सबके नाम लिखे हैं। पिछली बार मैं आया था ना तो मुझे आप सबके नाम याद करने पड़े थे, और अब तो किसी को याद करने की जरूरत नहीं, सबके लिखे हैं नाम। यही बोल दो, जिसको नाम देखते हो पहचानो चाहे मत पहचानो, जानो चाहे मत जानो, बोल दो नाम। और ये आइडिया मुझे सर्वज्ञ ने दिया, कल वो परसों प्रवचन कर रहा था तो वो बोला कि या तो किसी को अपन पहचानते नहीं है पर नाम सबके लिखे हैं, तो उसको बोल दो, अब तो नाम याद करने की जरूरत भी नहीं पड़ती। और पिछली बार मैंने नाम याद करने की शुरुआत तो करी थी सुरेश भाई से, है ना? आज सुबह क्या हुआ कि मेरे पास फोन आया अनिल भाई का, और अनिल भाई मेरे से बड़े खुश होकर बोले कि मैं आपके प्रवचनों से बहुत मैं प्रेरित हो गया हूं, मैं इंस्पायर हो गया हूं, मैंने डिसाइड कर लिया है कि अब मैं कल्पना को छोड़ रहा हूं। मैंने कहा भाई साहब, मतलब कोई सजा दे रहे हो, कोई मुश्किल कर रहे हो, तुमसे मैंने छोड़ने की कब कही? मैंने तो डिटैच होने की कही थी, मैंने तो अटैचमेंट का अनासक्ति की बात कही थी, मैंने तलाक की बात थोड़ी करी थी, और आपने तो छोड़ने की बात कर ली। तुम्हें रहना तो वैसे ही पड़ेगा अनिल भाई कल्पना बहन के साथ, जैसे रहते आ रहे थे, है ना? जैसे रहते आ रहे थे वैसे ही रहना है, रहने में कोई फर्क नहीं करना है, व्यवहार में कोई फर्क नहीं करना है, लेकिन जिस आसक्ति के साथ तुम अपनी पत्नी के साथ रह रहे हो उसमें अनासक्ति के भाव के साथ रहना है। बात खत्म हो गई। पता चला कि जिसको छोड़ना था उसको सुधांशु प्रकाश के प्रवचनों से फायदा हो गया, अब वो बोले लो मुझे तो मौका मिल गया। सुनो, मैं अनासक्ति की बात कर रहा हूं, तलाक की बात नहीं कर रहा हूं, मैं डिटैचमेंट की बात कह रहा हूं, सेपरेट होने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सूरदास बनने की बात नहीं कर रहा हूं। कह रहे मुझे पूरी दुनिया और पूरे संसार को नहीं देखना, तो उन्हें अपनी आंखें खोल ली। मैं उसी संसार में, उसी अवस्था में, उसी माहौल में, उसी जगह रहते हुए उनसे भिन्न रहने की बात कर रहा हूं, और वो वस्तु में नहीं करना है, वो सिर्फ ज्ञान में करना है। कहीं और नहीं है वो परिवर्तन, वो ज्ञान में ही तो करना है वो। और ज्ञान में एक बार अगर वो डिटैचमेंट आ गई, क्यों, कैसे आएगी डिटैचमेंट? बहुत आसान सा तरीका दे रहा हूं, बहुत आसान सा रूल दे रहा हूं, अभी आपको समझ में आ जाएगा। मैं फॉर्मूले दे रहा हूं, मेरे बच्चों को समझ में आएगा, छोटे छोटे बच्चे बैठे हैं। क्या फॉर्मूला है? देखो, एक बात समझ लो, तुम्हें अटैचमेंट उसके साथ करना है जो अनादिकाल से तुम्हारा है, अनंत काल तक रहेगा।
उससे क्यों अटैचमेंट करें जो टेम्परेरी है? रूल किसके साथ अटैच करूं अपने आप को? जो अनादि, एक रूल है जो अनादि काल से है अनंत काल तक रहेगा, मैं उससे अपने आप को अटैच करूंगा। और मैं उससे अटैच नहीं करना चाहता हूं जो टेम्परेरी है, कुछ समय के लिए था, कुछ समय के लिए आएगा। राइट अखिल? तो जो कुछ समय के लिए है, कुछ समय बाद चला जाएगा, मैं अगर उससे अटैच रहूंगा तो निश्चित तौर पे मैं दुखी ही होने वाला हूं। एक 25 साल की लड़की ने 17 साल के बूढ़े से शादी कर ली, नहीं 70 नहीं 80 साल के बूढ़े से। क्या होगा? जिस दिन उसने शादी करी, 25 साल की लड़की ने 80 साल के बूढ़े से शादी करी, उस दिन उसने उसका वैधव्य स्वीकार कर लिया। उस दिन उसने स्वीकार कर लिया विधवा रहना। उस दिन उसने स्वीकार कर लिया कि मैं तो विधवा ही रहने वाली हूं पूरी जिंदगी भर। क्यों? क्योंकि वो तो मरने ही वाला है ना, 2-4 साल में खत्म होने ही वाला है ना। तो ऐसे ही मैंने जिन जड़ पदार्थों के साथ अपने आप को जोड़ा, मैंने तो उसी दिन दुखी होने की नींव रख ली। क्यों? क्योंकि वे जड़ पदार्थ तो खत्म होने ही वाले हैं, वे जड़ पदार्थ तो रहने वाले हैं ही नहीं। तो मैं तो उस दिन निश्चित कर चुका कि मुझे दुखी होना है, मैं तो तभी निश्चित कर चुका कि मुझे परेशान होना है। तो तू आज परेशान क्यों हो रहा है? तूने नक्की नहीं कहता कि खत्म हो जाएगा। हम बहुत होशियार हो गए हैं। ये मैं मोबाइल खरीद के लाया ना, तो हमें पता है जब हम मोबाइल खरीद के लाते हैं 1 लाख रुपए का आईफोन, तो सोचते हैं 2 साल के लिए है। दिमाग में है ना ये बात? तो ये बात जो तुम्हारे थॉट प्रोसेस 2 साल बाद तुम उसे जब चेंज कर देते हो और नया आईफोन आ गया तो तुम्हें तकलीफ होती है। हां, अगर तुम उससे अटैच हो तो तुम्हें तकलीफ है, लेकिन जब तुम्हें लिया तभी तुम उससे डिटैच हो तो कोई तकलीफ नहीं है। ऐसे ही दुनिया का रुपया, पैसा, धन दौलत, विषय, कसाय, यहां तक कि पुत्र पत्नी, जितने नाते रिश्ते, यहां तक कि ये शरीर, अगर इनके संयोग, सुनना ध्यान से, इनके संयोग के समय ये ज्ञान हो कि इनका वियोग तो निश्चित है ही, क्योंकि अस्थिर है, तो तुझे पहले दिन से डिटैचमेंट रहेगा कि नहीं? क्या नुपुर बहन बोलो? पहले दिन से रहेगा ना कि तो निश्चित ही है। वो जो 25 साल की लड़की बेवकूफ नहीं है, उसे तो ये पता ही था कि मरने वाला 2-4 साल में। उसने वास्तव में शादी उससे नहीं करी है, उसने शादी तो उसकी दौलत से करी है। वो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है उसके दिमाग में पिक्चर, उसका पर्पज बिल्कुल क्लियर है। मूर्ख तो अपन सब हैं जो हमारे को पिक्चर पर्पज क्लियर नहीं है। अब वो जब मर जाता है तो धार धार के रोती है। और श्रद्धा में क्या पड़ा हुआ है? ये तो मरना ही था। श्रद्धा में तो बिल्कुल ये पड़ा हुआ है कि ये तो मरना ही था, लेकिन वो टेम्परेरी रोती है। भाव भी आता होगा क्योंकि 2-4 साल का संयोग था तो विकल्प तो आएगा, लेकिन श्रद्धा में तो निश्चित ही था। तो मैं पूछता हूं कि जो संयोगों का वियोग होता है और हम जिनके कारण दुखी होते हैं, ये मेरी श्रद्धा में बात अनंत क्यों नहीं आती है कि इनका वियोग तो निश्चित ही था? तो चलो ऐसे एक बात बताओ कि अभी कुछ 2 मिनट को मैं आपको एक प्रोजेक्ट दे रहा हूं सोचने के लिए कि पिछले 6 महीने में ऐसी कौन सी घटनाएं हुई जिनके कारण आप दुखी हुए। सोचो जरा। या तो इष्ट का वियोग हुआ या अनिष्ट का संयोग हुआ, दोनों के कारण आपके अटैचमेंट ही रहे, आसक्ति के परिणाम रहे। तो पिछले 6 महीने के दौरान कौन से कारण ऐसे रहे जिनकी वजह से अपन दुखी रहे? सोचो जरा प्रैक्टिकली। और जब वो सोचा कि कौन से कारण रहे, उसे 1 2 3 में लिखो और फिर सोचो कि क्या उनका वियोग और संयोग जो भी हुआ वो अनहोना हुआ या ऐसा होना ही था। क्योंकि वो जड़ है तो उसका ऐसा होना निश्चित ही था। वे अनादिकाल से हो, अनंत काल तक रहे, ऐसा तो संभव ही नहीं है।
क्यों सिद्धार्थ? संभव नहीं है ना। तो मेरा अपना कौन, मेरा अटैचमेंट किससे? मेरा अटैचमेंट तो उससे, रूल ये है कि जो अनादिकाल से अनंत काल तक रहे कि मैं उससे अटैचमेंट रखूंगा, और जो मेरा टेम्परेरी है वो उससे मैं तो डिटैच ही रहूंगा। मेरे ज्ञान में उसके साथ डिटैचमेंट होना ही चाहिए। तो कौन है जो अनादिकाल से अनंत काल तक रहेगा? ये रुपया, पैसा, धन दौलत। आज हिंदुस्तान में 8 नवंबर के पहले तक 1000 के नोट जो मेरे अपने थे वो 8 नवंबर के बाद ही नहीं रहे। इसी उम्र में पूरे नहीं रहे, वो है, इसी उम्र में नहीं रहे। तो तुम कैसे कह सकते हो कि रुपया अनादिकाल से अनंत काल तक रहेगा? इस मनुष्य जन्म में नहीं रहेगा। ये मकान एक भूकंप आएगा, खत्म हो जाएगा, नहीं तो मैं ही निकल जाऊंगा यहां से। मतलब जब हम ये चर्चा करते हैं तो हम ये चीजें हमें कितनी छोटी दिखाई देती हैं, और हमें वो कितना बड़ा महसूस करने लगते हैं। लेकिन धारा, चिंतन की धारा टूट जाती है। तकलीफ तो ये है भाई साहब, परेशानी तो ये है कि चिंतन की धारा बिगड़ जाती है। अब क्या हुआ कि अब क्या चीज ऐसी है कि सबसे ज्यादा तो संयोग जिसका है ना, जो इस मनुष्य भाव में एक ही चीज ऐसी है, शरीर, जो जन्म से लेकर मरने तक रहता है। इसके अलावा तो कुछ नहीं रहता ना। क्यों बेटा बोल? ये शाह फैमिली में बैठी है बेटी, छोटी सी, बड़ी खुश है, नहीं है ना? तो जो शरीर है ये भाई इसी तो इसी पर्याय का ही तो है। ये ना अनादिकाल से अनंत काल तक है। एक हमारी शुद्ध चैतन्य भगवान आत्मा है जो अनादिकाल से अनंत काल तक रहती है। अगर मुझे अटैचमेंट रखना है, रखना नहीं है, मुझे उसी से अटैचमेंट रखना है, और उसके अलावा किसी से मुझे नहीं रखना। प्रश्न था ना, एक मैसेज आया था मेरे पास कि किससे रखें, किससे नहीं रखें, क्यों रखें, क्यों नहीं रखें? कि रूल बन गया ना कि जो अनादिकाल से मेरा है, अनंत काल तक मेरा रहेगा, उससे मैं अटैचमेंट रखूंगा, और जो सब टेम्परेरी उससे किसी से मेरा अटैचमेंट नहीं है, उन सबसे मैं डिटैच्ड हूं। तो आप जिस समय भी आपको, जिससे ये जो बेटा है ना, ये कितने दिन के लिए है, और जो बेटी है वो हिंदुस्तान में तो बेटा कम से कम शादी होने के बाद 18 साल का हो जाए, शादी हो जाए तो अभी छाती पे मूंग डलता रहता है ना? और अमेरिका में तो मुझे बता रहे थे पिछली बार मैं मिला था लोगों से कि वो तो 16-17 साल का, 18 साल का हुआ तो अलग ही हो जाता है। क्यों भाई नीतीश, है ना? क्यों? क्योंकि अलग नहीं होगा तो मुझसे तो शादी नहीं होगी, लड़की नहीं मिलेगी। कह रहे तू अभी पेरेंट्स के साथ रहता है। गजब की बात देखो कि हिंदुस्तान में जो गुण है वो वहां दुर्गुण है, और वहां जो गुण है वो यहां दुर्गुण है। क्या आनंद? सोचो तो सही जरा, हालात क्या हैं? तो कितने दिन का संयोग है बेटे का? बड़े वो मनुष्य जन्म का भी नहीं है। और बेटी का कि शादी हुई, हाथ पीले हुए और बेटी गई। तो कितनी क्लैरिटी है। जिस दिन वो बेटी पैदा होती है उसी दिन हमारे पास ये क्लैरिटी है, और ये श्रद्धा में बैठा हुआ है कि एक दिन इसके हाथ पीले होंगे और ये इस घर से चली जाएगी। और हमारे अंदर बिल्कुल ये स्पष्टता है कि बिल्कुल पराया धन है कि नहीं है? उससे अटैचमेंट भी है और वैसे ही डिटैचमेंट भी है कि मेरे पास रहने वाली नहीं है। बोलो क्लैरिटी है कि नहीं है? मैं पूछता हूं ये पर पदार्थों के प्रति क्यों नहीं होती? और लड़की भी जानती है कितनी क्लैरिटी है संसार में, कितनी क्लैरिटी के साथ वो जानती है। पूरा भेद विज्ञान है उसे। ये बाकी संयोगों के साथ और पर पदार्थों के साथ क्यों नहीं है? क्यों हम इतने अटैच हो जाते हैं कि उसे ही अपना जीवन मान लेते हैं? हम क्यों उसे इतने, उसके साथ मेरा अपनापन हो जाता है कि हम उसे ही सब कुछ स्वीकार कर लेते हैं कि उसके नाश में मेरा नाश और उसकी उन्नति में मेरी उन्नति हो जाती है। तन उपजत अपनी उपज जान, तन नसत आपको नाशमान। क्यों? हमारी हालत तो ये है कि हम
पजामा पहनते हैं तो हमारी चाल बदल जाती है, हम इतने अटैच हैं पजामे से। हम जीन्स पहनते हैं तो हमारी चाल बदल जाती है, हम बरमूडा पहनते हैं तो चाल बदल जाती है। ये माता बहनें साड़ी पहने तो इनकी अलग चाल हो जाती है, और ये जीन्स टॉप पहने तो इनकी चाल अलग हो जाती है। बोलो, मुद्दा सिर्फ इतना सा है कि हमारा ये जो मनुष्य भाव मिला है, और आप इतने भाग्यशाली हैं, आप और मैं भी शामिल कर रहा हूं अपने आप को, और जो ये बात सुन रहे हैं मैं उनको भी शामिल कर रहा हूं कि तत्व ज्ञान की बात, और उन बच्चों को जो बैठे हैं, बेटा बहुत भाग्यशाली हो कि तुम्हें ऐसा घर और ऐसे माँ बाप मिले हैं जो तुम्हें पकड़ के बैठा रखा है, और तुम ये बात सुन रहे हो, तुम्हारे कान में पड़ रही है। ये अति पुण्य का उदय है, इससे बड़ा पुण्य का उदय दूसरा नहीं हो सकता। तो ये जो मनुष्य भाव है ना, कल हम क्या समझ रहे थे कि ये जो मनुष्य भाव है ये कमजोरी बने आसक्ति के लिए, ये कमजोर हो जाएगा अगर आसक्ति की तो, और ये शक्ति बने अनासक्ति के लिए, और ये साधन बने विरक्ति के लिए। वो मनुष्य भाव हमारे हाथ में है। और अब जो बात हमने जहां खत्म की थी कल, कि अब मुझे मेरे उन भावों से भी डिटैच होना होगा। अभी जो मेरे विकल्प चलते हैं, इन्हें मैं कहता हूं विकल्पों का माया जाल। और ये माया जाल पता है क्यों है? ये मेरा पूरा एक अलग विषय है जिसमें लगभग 1.5-2 घंटे में बात करता हूं विकल्पों के माया जाल पे, कि माया जाल क्यों है। क्योंकि एक, अब आप पकड़ना थोड़ी सी बात को, कि एक विकल्प जो शुरू होता है वो कहां कहां दौड़ता है पूरे विश्व में, वो रुकता नहीं है। वो विकल्प वो इतने उलझते हैं, इतने उलझते जाते हैं उस एक विकल्प में कि हम ही खत्म हो जाते हैं, और हम वो विकल्प बन जाते हैं। हमारा अस्तित्व खत्म हो जाता है, हम वो विकल्प ही बन जाते हैं। तो वो जो विकल्प चल रहे हैं, वो जो भाव चल रहे हैं, तुझे उन भावों से भी डिटैच होना होगा। क्यों? कि भावों से डिटैच कैसे होंगे? शशि बुआ बताओ, कैसे होंगे भावों से डिटैच? इसलिए कि ये जो थॉट प्रोसेस चल रहा है ना हमारा, ये थॉट प्रोसेस, इसे भी इतना डिटैच होना पड़ेगा। और जब तू इनसे डिटैच होगा तो तेरे जीवन में वो साक्षी भाव आ जाएगा। तो होने दो जो हो रहा है, देखने दो जो हो रहा है, चलने दो, और जीवन में वो सहजता आ जाएगी। कैसे? अब सुनो, बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है। अब इस एग्जाम्पल से बात आगे समझ में आ जाएगी, जिस हम साक्षी भाव की बात कर रहे हैं। मुझे समझ में नहीं आती ये बात कि हम डरावनी पिक्चर देखने जाते हैं, हॉरर मूवी। सुनो बेटा, हॉरर मूवी देखने जाते हैं ना, हॉरर मूवी क्यों जाते हैं देखने? विपिन, हम कितने गजब के लोग हैं कि हम अपनी गाड़ी कमाई की, गाड़ी खून पसीने की कमाई खर्च करते हैं और डरने के लिए जाते हैं हॉरर मूवी में, है ना? आप लोग जाते हो ना, वो क्या है वो चूहे वाला, यार क्या है वो चूहे वाला यूएस में, अरे वो झूले, डिज्नीलैंड डिज्नीलैंड जाते हैं और वह इतने बड़े, हाँ डिज्नी, यस हिमांशु, वो जो डिज्नी में जितने बड़े बड़े झूले हैं, मैं तो एक में भी नहीं बैठा, देख के ही आ गया। और देखा इसलिए कोई ये नहीं कहे कि देखा नहीं। तो मैं डिज्नी में जाते हैं तो वो इतने ऊंचे ऊंचे झूले में जाते हैं, ऐसे 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 शो में जाते हैं कि मतलब अपना पजामा गीला हो जाए, है? और ऊपर जाते हैं और चिल्लाते हैं, चीखते हैं। जब वो उसमें वो राइड होती ना, रोते हैं, चिल्लाते हैं। पैसे खुदने दिए $500, काय के लिए दिए? रोने के लिए, चिल्लाने के लिए, डरने के लिए।
और फिर लौट के आए फिर कहते हैं, मजा आ भी गया। अरे तेरे मजा की डेफिनेशन ही समझ में नहीं आती। पहले तो तूने डरने के लिए तो पैसे दिए, फिर आया बैठा और चिल्लाया चीखा, बगल में हस्बैंड मेरा उसको नोच खाया। मैंने उतरते हुए पति पत्नियों को देखा तो गए तो साबुत थे, तो लौटे तो कोई पति का यहाँ नाखून से छला हुआ है, किसी का यहाँ छला हुआ है, किसी पत्नी का यहाँ लाल हाथ है, क्योंकि डर के मारे पकड़ लिया एक दूसरे को। अब नीचे आके कह रहा मजा आ भी गया। तो किस चीज में मजा आता है तुझे? ये मजे की चीज थी तेरे लिए? हम पिक्चर देखने जाते हैं 2 गज जमीन के नीचे, और भूथा बंगला, क्यों? डरने के लिए। चलो बैठ गए, अब बिल्कुल आती है पिक्चर, हम ऐसे घबरा जाते हैं, डर जाते हैं, कुर्सी पकड़ लेते हैं। अब हम दूसरी बार पिक्चर देखने गए, तो मेरा प्रश्न यह है कि जब हम दूसरी बार पिक्चर देखने जाते हैं तो क्या हम उतने ही डरते हैं जितने हम पहली बार में डरे थे? हम डरते हैं? नहीं डरते, डरते ही नहीं है दूसरी बार में। क्यों नहीं डरते? बोलो अनिल भाई, दूसरे में डर नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? क्योंकि हमें दूसरी बार में पता है कि अब आगे क्या होने वाला है। एक बहुत बड़ा सिद्धांत मैं यहां से अभी मैं सिद्ध करने वाला हूं, ध्यान से सुनना। दूसरी बार में डर नहीं लगता क्योंकि हमको ये पता है कि दूसरी बार में क्या होने वाला है। और अगर बगल में कोई डर रहा हो तो हमें हंसी आती है, पागल है, डर रहा है, कुछ होने वाला ही नहीं है, अभी तो ये फुसफुस निकल जाएगा। हम ज्ञानचंद बन जाते हैं और हम उससे समझाते हैं, कोई बात नहीं, रुक जाओ, कुछ होगा नहीं। मैं पूछता हूं, पहली बार में डर लगा किस चीज का? पहली बार में डर इस बात का था कि सामने डरावनी चीज है, या पहली बार में डर इस बात का था कि अज्ञान का? अचानक भय था, अज्ञान का भय था, न जाने क्या हो जाएगा, न जाने क्या हो जाएगा। लेकिन तुझे ये जब एक ज्ञान हो गया, ये ज्ञान में बात आ गई चारू बहन कि इसमें कुछ होना नहीं है, और ये जो डरावनी डाकिन दिख रही है, ये आंखें इसकी जो नीली पीली लाल दिख रही हैं, ये कुछ होंगी नहीं, और किसी को खाने वाली नहीं है, किसी का खून चूसने वाली नहीं है। ये तो बेचारी बहुत सज्जन लड़की है, और एंड में पता लग जाएगा कि ये तो नाटक कर रही थी इस बात के लिए क्योंकि इस पुलिस वाले को सबक देना था। हम डरते नहीं है ना? तो डर अज्ञान का था, डर अचानक भय का था। और फिर हम पूरी पिक्चर कितनी सहजता के साथ और साक्षी भाव के साथ देखते हैं दूसरी बार में, पहली बार में नहीं। तो तेरी वो सहजता और साक्षी भाव से पिक्चर देखना इसलिए हुआ क्योंकि तुम्हें यह ज्ञान हो गया कि अब क्या होने वाला है। मैं ये कहना चाहता हूं कि मुझे अगर ये श्रद्धा हो जाए, ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट बात कहने जा रहा हूं, इस बात को पूरी हो जाए तो लिख लेना, मैं आपको 1 मिनट का समय दूंगा, कि अगर ये श्रद्धा हो जाए कि जो होना है वो ही होना है, अनहोना कुछ होना नहीं है, होना वो ही है जो केवली के ज्ञान में आया है, और ये जो पर पदार्थ से मेरा अटैचमेंट है ये मेरे हैं ही नहीं। अगर ये श्रद्धा हो जाए, उसके लिए केवल ज्ञान प्रकट करना जरूरी नहीं है, लेकिन केवल ज्ञान के ऊपर श्रद्धा रखना जरूरी है। अकेला वो श्रद्धा हो जाए कि जो होगा वो बिल्कुल यथार्थ होगा, सच्चा होगा, अनहोना नहीं होगा, वो ही होगा जो होना है, तो उतनी सहजता हमारे पास जीवन में अभी नहीं आ जाएगी क्या? दूसरी बार पिक्चर देखने में शांति क्यों रही? क्योंकि ये पता है कि अब क्या होने वाला है। तो मैं कह रहा हूं, पता है क्या होने वाला है, इसके लिए ज्ञान होना जरूरी नहीं है कि मैं केवली हो जाऊंगा तब मुझे शांति होगी कि अब क्या हो जाएगा। केवली पे श्रद्धा हो जाने से ही काम हो जाएगा। केवली पे श्रद्धा हो जाने से ही काम हो जाने वाला है ना। ये सम्यक दर्शन पे, ये सर्वज्ञता पे श्रद्धा हो गई कि अनहोना कुछ नहीं होना है, होना वही है। तो तेरे विचारों की जो श्रृंखला चल रही है, उन विचारों की श्रृंखला में वो सहजता आ जाएगी कि नहीं,
वो विचारों की श्रृंखला में वो साक्षी भाव आ जाएगा कि नहीं, कि कुछ अनहोना होना नहीं है, नया अचानक भय खत्म हो जाएगा कि नहीं, अज्ञानता खत्म हो जाएगी कि नहीं। डर तो अज्ञानता का है ना, डर तो उस अचानक भय का है। अब क्या, कि ना जाने क्या हो जाएगा। ये पहले तो चीजें, इसे संयोग मिलते नहीं है, और ना मिले तो क्या होगा, इस बात से डरता है। जब मिल जाते हैं तो इस बात से डरता है कहीं ये खत्म ना हो जाए, लेकिन ये डर ही निकल जाए सारे, तो तेरे जीवन समय दृष्टि जैसा ना हो जाए। क्या फर्क होता है समय दृष्टि के जीवन में, मिथ्या दृष्टि के जीवन में? कि समय दृष्टि को अचानक भय नहीं होता। क्यों नहीं होता? कोई सर्वज्ञता प्रकट नहीं हो गई, उसको सर्वज्ञता में श्रद्धा हो गई कि अचानक कुछ नहीं होना, नया कुछ नहीं होना, ये तो मेरे ज्ञान की तकलीफ है। मैं पिक्चर देखने जाता हूं, जब मैं दूसरी बार पिक्चर देखने जाता हूं तो कितनी सहजता के साथ जाता हूं। मैं दर्शक बन के बैठा रहता हूं और देखता रहता हूं, अच्छा ये हो गया, अच्छा ये हो गया, अच्छा ये हो गया, अच्छा ये हो गया। मैं कहता हूं जीवन में इस जीवन में मैं दर्शक बन के नहीं रह सकता हूं। मैं जीवन में, पौराण सुनो, मैं जीवन में दर्शक बन के नहीं रह सकता हूं क्या? अगर मैं जीवन में दर्शक बन के रह गया तो मेरे वो जीवन में वैसी सहजता प्रकट हो जाएगी कि नहीं? ये असहजता का कारण तो उसके कर्तृत्व का बोझ है। लेकिन मैं अगर सहज हो गया, मुझे अगर ये पता लग गया कि कुछ होना नहीं है, तो मैं दर्शक की भांति बैठा रहूंगा ना। पिक्चर में कुछ कर सकते हो हिमांशु? क्या करते हो? जाके बैठ जाते हैं ना, बस ना, तो आनंद लेते हैं कि नहीं? इस जीवन में भी अगर ऐसे बैठे रहोगे ना और जानते देखते रहेंगे, और ये डिटैचमेंट का सिद्धांत अगर समझ में आ जाएगा, तो जीवन में भी उतना आनंद आ जाएगा। ये जीवन भी मनोरंजन की चीज बन जाएगा। जैसे मनोरंजन करने के लिए पिक्चर में जाते हैं, ये जीवन भी बिल्कुल मनोरंजन की चीज बन जाएगा वैसे ही। क्योंकि अब मेरा किसी से अटैचमेंट तो रहा ही नहीं, और जब मेरा किसी से अटैचमेंट नहीं रहा तो मैं कितना सहज हो गया। मेरी सहजता, मेरे विचारों के डिटैचमेंट होते ही मेरे विचारों में भी सहजता आ गई। मैं साक्षी भाव में आ गया। अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, जो होता है वो, दादा जो बात अभी पूरे पौन घंटे दादा ने बात करी कि जो होता है तो ठीक है, कोरोना हो गया तो ठीक है, नहीं हो गया तो भी ठीक है, मुझे क्या फर्क पड़ने वाला है उससे। शरीर में बीमारी आ गई तो ठीक है, नहीं आ गई तो भी ठीक है। मैं खराब हो गया तो ठीक है, मैं अच्छा हो गया तो ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो एग्जाम में मेरे 99% मार्क्स आ गए तो भी ठीक है, और 98% रह गए तो भी ठीक है। वो साक्षी भाव रहने वाला आदमी कभी सुसाइड करेगा? कैसी बातें कर रहे हो? वो सुसाइड की बातें करते हो आप? कैसे हो सकता है? साक्षी भाव में रहने वाला आदमी कभी दुखी हो पाएगा? साक्षी भाव में वही रह सकता है जो लॉ ऑफ डिटैचमेंट को समझ गया हो। सुनो, आप कार में बैठे हो और आप न्यूयॉर्क से न्यू जर्सी जा रहे हो। जा सकते हैं ना कार से न्यूयॉर्क से न्यू जर्सी? हिमांशु, कार से जा सकते हैं ना? तो अब आपका दोस्त बैठा है न्यूयॉर्क में और आप हो न्यू जर्सी में। वो पूछता है कितनी देर में आ रहे हो? तो अब आप कहते हो यार पता नहीं, ठीक है, अब ट्रैफिक पे डिपेंड करेगा, आई डोंट नो, अब किलोमीटर तो 500 है, लेकिन मैं देखता हूं, है ना? क्योंकि आपको ज्ञान नहीं है, इसलिए आप डिलेमा में हैं। लेकिन अब क्या हो गया? क्या आपका दोस्त पूछा यार हिमांशु कितनी देर में आ रहा है? क्या 1 मिनट रुक, और आपने अपना मोबाइल उठाया, गूगल मैप डाला,
या गूगल दिखा रहा है 5 घंटे 12 मिनट, तो मैं पहुंच जाऊंगा 5 घंटे 12 मिनट में। ठीक है, तुम्हें सच बताऊं, घबराना मत। हमें सर्वज्ञ के ज्ञान से ज्यादा भरोसा इस जड़ गूगल मैप पर है। और फिर वो कहता है, अरे यार अब और कितनी देर लगेगी? तो तुम कितने निश्चिंत होके बैठे हो, तुम कहते हो रुक जा, फिर तो यार 3 घंटे और लगेंगे। फिर वो कहता है यार 5 घंटे तो हो गए, तू अभी तक पहुंचा नहीं। यार मैं क्या करूं, गूगल ने 5 घंटे बताए थे, तुम्हें तुझे 5 घंटे बता दिए, अब बीच में ट्रैफिक आ गया, अब 2 घंटे और लग रहे हैं, तो मैं क्या कर सकता हूं? तो तुम्हें बोझ लगता है, तुम्हें लगता है तुम झूठ बोल रहे हो, उसे लगता है तुमने गलत बोला, और निश्चिंत होने के लिए तुम क्या करते हो, लोकेशन शेयर कर देते हो, लाइव लोकेशन, कह ले तू देख ले मैं क्या कर रहा हूं। निश्चिंताई कितनी आ गई। अरे सर्वज्ञ के ज्ञान पे अगर इतनी श्रद्धा हो जाए तो जितनी निश्चिंताई इस जड़ गूगल मैप से है, उसे अनंत गुनी निश्चिंतता जीवन में आ जाए। क्यों नहीं है? क्योंकि वो नहीं है ना, और हम हरे से अटैच हो गए हैं। हमारा वो जो हमारा जिसे आसक्ति इतनी ज्यादा हो गई है, वो हमारे दुख का कारण बन गया है। इन सब बातों को 2 दिन से हम जो चर्चा कर रहे हैं उसकी एक एक बात से कनेक्ट करते हुए आगे बढ़ना, क्योंकि अब हम इसे एंड पे लेके जा रहे हैं धीरे धीरे। अगर कोई पूछे कितनी देर में आएगा, कि पहुंच जाएंगे, कितनी देर में पहुंचना होगा, कि तुम 2 घंटे लेट हो गए, कि हाँ वो तो गए 2 घंटे लेट, अब कब पहुंचोगे, कि अब देखता हूं कितनी देर में पहुंचता हूं, कि जल्दी आ जाओगे, हाँ जल्दी आ जाएंगे। अब कौन रोकेगा बताओ? अब कौन तुम्हें परेशान करेगा? अब तुमसे कौन क्या कह सकता है? जीवन में उतनी सहजता और उतनी सरलता हो सकती है कि नहीं? मैं ये बात पूछ रहा हूं, जिसके जीवन में ये सहजता आ जाए उसकी शुरुआत करनी पड़ेगी उस लॉ ऑफ डिटैचमेंट के साथ। मैं एक बात और कहता हूं कि जो हमने कल बात कही थी और कल जो हमने बात समझी थी, मैं एक चीज तो देखने की कोशिश कर रहा हूं जो मुझे आपसे भी ये करनी है, कि और डिटैच होना इन पदार्थों से, इन चीजों से, तो एक थोड़ी खतरनाक सी एक्सरसाइज कर लें अपन। खतरनाक है थोड़ी सी, आप तैयार हो तो मैं आपको लेके चलता हूं उस खतरनाक एक्सरसाइज की तरफ। बोलो अतुल भाई, चलें थोड़ी एक्सरसाइज करें खतरनाक सी? हाँ करें ना, जरूर कर लेते हैं। हाँ वैसे आपने क्या दी, फिर कर लेते हैं, अब क्या चिंता है। कोई मुझसे पूछेगा क्यों करी, मैं कहूंगा अतुल भाई ने कही थी। हाँ, जो मैंने करी, मैं तो प्रैक्टिकल बोलता हूं, मैंने जो करी वो मैं आपसे करने की बात करता हूं। मैं कल से मैं एक वो लिख भी रहा हूं, कुछ कविता लिखी गई तो ठीक है, नहीं लिखी गई तो भगवान जाने। अगर इन चीजों से कुछ डिटैच होना, जिसे हम कहते हैं लॉ ऑफ डिटैचमेंट, अनासक्ति का भाव, तो एक प्रयोग कर लो आज। मैंने अपनी मौत देख ली, और अब मुझे सब चीजें छोटी लगने लगी। और तो भाई क्यों हुआ ये, कि नवंबर में दादा गए, तो दादा, बड़े दादा गुजर गए नवंबर में, और हमारे घर में बहुत दिनों के बाद किसी की डेथ हुई। और चाचा जी गए थे 6-7 साल पहले, दादा के सबसे छोटे भाई, छोटे दादा तो बीच के हैं, 3 भाई थे ये, और उससे पहले हमारे दादाजी गए थे, कोई किसी की बीच में डेथ नहीं हुई।
तो वो पूरा माहौल ऐसा वैसा चल रहा था। पहली बार ऐसा सब कुछ हुआ। तो एक दिन में, रात को नहीं, एक दिन मैंने बैठ के अपने आप को विजुलाइज किया। मैं मेरी बात सुना रहा हूं, पर अगर आपको मेरे साथ चलना हो तो आप अपने आप के साथ आप कर लेना। सुरेश जी पाटनी यहां बैठे मुझे दिखाई दे रहे हैं कलकत्ता से। ये उस वक्त यहां थे जब दादा गए तब। और वो 6-7 दिन 10 दिन हमारे ऐसे थे कि छोटे दादा रोज यहाँ घर पे बैठते थे। हमने घर पे ही आईसीयू बना रखा था, तो बड़े दादा को हम अस्पताल से घर ले आए थे। पूरा सेटअप यही था। तो वो पूरा माहौल, वो दादा ने, छोटे दादा ने जो सहजता और समाधि जो लिखा वो उसी दौरान सब उन्हें लिखा, वो सब हम रोज 6-7 घंटे डिस्कस करते रहते थे। तो वो सब चीजें धुन चल रही थी। तो हमने उस वक्त अपना घर ले लिया, जो मैं बता रहा था, कोई 11th फ्लोर पे एक फ्लैट है। हम वहां शिफ्ट नहीं हुए, अभी हो जाएंगे। तो एक दिन मैंने बैठ के अपनी मौत विजुलाइज की। क्या होना तो है ही ना, मरना तो सबको है ना, ये तो निश्चित है ना। अमर होके तो कोई नहीं आया ना। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब ये जानते हैं ना कि मरेंगे। तो इस बात को करने में क्या डर लगता है? हम इस बात के सुनने में डरते हैं, हम इस बात को करने में डरते हैं। तुल भाई, कोई बोलता तो हम कहते नहीं नहीं नहीं, ये गंदी बात मत करो। और हम सोचते तो नहीं नहीं, ये सोचना क्यों है? अरे भाई क्यों नहीं? तुम मौत को गलत मानते हो? गलत है। 2003 में छोटे दादा और बड़े दादा का एक साथ ऑपरेशन हुआ था एक दिन में। 2003 हार्ट बॉल रिप्लेसमेंट हुआ। तो जब इन दोनों की हमने हालात देखी तो छोटे दादा से बात करो तो वे कहते थे क्या है, कुछ नहीं है, ठीक है सब। बड़े दादा से हम गए, बहुत समझाने लगे एक दिन। तो बड़े दादा बोले चिंता क्यों करना है, देखो अगर मैं ठीक होके आ गया तो नया दिल लेके आ जाऊंगा। हार्ट का बॉल रिप्लेस होना था, और अगर मैं मर गया तो इस सड़े सड़े शरीर से मुक्ति मिल जाएगी। अब ऐसे आदमी को कौन दुखी करेगा? और सुबह सुबह 4 बजे उठ के उन्हें वो हरिवंश कथा का प्रूफ फाइनल किया। 7 बजे थिएटर में जाना था, और बोले कि मम्मी को दिया कि ये पीयूष है ना, उसको दे देना और कह देना कि मैं अगर लौट के आ गया थिएटर से ऑपरेशन करा के तो एक बार मैं प्रूफ और देखूंगा, और अगर लौट के नहीं आया तो मैं वही प्रूफ देख के छपा दे। अब करो कोई दुखी। तो मैं कहता हूं कि इस मौत की बात करने से डर क्यों लगता है? अखिल, मरना है ना। तुम्हारे लिए नहीं कह रहा हूं, फिर तुम बुरा मान जाओगे। तुम तो हिंदुस्तान में ही हो, कि अमेरिका वालों से कह भी दो तो मेरा क्या बिगाड़ लेंगे, तुम तो बिगाड़ सकते हो मेरा। मैं तुम्हारे लिए नहीं कह रहा हूं, मैं मेरे लिए कह रहा हूं। तो मैंने वो मौत विजुलाइज की कि 11th फ्लोर पे हम रह रहे हैं और अचानक मैं गिरा और मैं मर गया। अब क्या? ये सर्वक, सिद्धि, चेरी, संध्या, मम्मी तो पहले ही जा चुकी हैं, वे कब तक रहेंगी? ये सब रोए। अच्छा कितनी देर रोए? 15-20 मिनट, आधा घंटा। अब मैनेजमेंट मोड में आ गए। क्या? मैनेजमेंट मोड में आ गए कि भाई अरेंजमेंट करो जल्दी से, फटाफट लकड़ी बुलाओ, ठटरी बुलाओ। ये मैं मेरी सुना रहा हूं अनिल भाई, आपकी नहीं सुना रहा हूं। और जिस माइंडसेट में मैं जी रहा हूं उसमें अगर जीना हो तो ये आप अपनी विजुलाइज कर लेना। कंडीशन अप्लाइड, मर्जी है तो करना, नहीं तो मत करना। मेरे से कहना मत कि आपने मेरे बारे में ऐसा बोला। फिर ये फटाफट ने अरेंजमेंट किया। अरेंजमेंट करके वो लकड़ी बुलाई, ठटरी बुलाई। ठटरी बोलते हैं हमारे यहाँ, वो इंग्लिश में क्या बोलते हैं ठटरी को? डेथ क्या बोलते हैं? डेथ बेड बोलते हैं? नहीं नहीं, डेथ बेड थोड़ी बोलेंगे, वो ठटरी समझ गए ना आप लोग। वो लकड़ी का जो है कॉफिन। कॉफिन तो सर वो बक्सा होता है। जब ये तो ईसाइयों का होता है बक्सा भैया। हाँ वही। यहाँ ठेठरी होती नहीं है। वहां पे क्या, वहां पे भी बक्से में ले जाना पड़ता है? हाँ बक्से में ले जाते हैं यहाँ। ओ अच्छा, तो वहां गाड़ते हैं, जलाते भी हैं? गाड़ते ही है सबको? नहीं बक्सा ही रख देते हैं। बक्सा जला देते हैं। अच्छा बक्सा जला देते हैं। तो ठीक है, अब आप बक्सा समझ लेना, मैं तो ठटरी, उसे हम ठटरी बोलते हैं। ठटरी मतलब वो जो सीढ़ी होती है ना, सीढ़ी, वो सीढ़ी लाई गई और सीढ़ी पे बस आगे पंच आ जाते हैं, 5, 10, 20, 50 पंच।
है ना, इकट्ठे करने वाले जो इसी काम के मास्टर होते हैं, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे लाओ लाओ लाओ, जल्दी लाओ जल्दी लाओ। किसको लाओ? बॉडी को लाओ। ये शुद्धात्म प्रकाश जो अपने आप को इतना बड़ा महान समझ रहा है, ये एक समय में बॉडी बन गया। ये नहीं कहा कि भैया को लाओ, पापा को लाओ, बॉडी लाओ, बॉडी को लाओ। तो किसी ने कहा कि भैया वो अभी नीचे ले चलें, तो बोले नहीं नहीं नहीं, नीचे नहीं, एक बार नीचे ले जाएंगे तो वापस ऊपर नहीं ला पाएंगे घर में, तो पूरा सामान इकट्ठा हो जाएगा तभी ले जाएंगे। मतलब मेरे घर में मुझे ही अगर एक बार ले गए मेरी बॉडी को, तो घर में नहीं रखेंगे वापस, नहीं वापस नहीं ले जाते। अस्पताल में किसी की डेथ हो जाती है ना, तो भाई तो घर पे लाते हैं ना, तो नीचे पार्किंग में रखते हैं उसे, कि पार्किंग में रख के सीधे शमशान ले जाएंगे, अब घर पे नहीं ले जाते हैं। ओ माय गॉड, किसे? मुझे। फिर आए सब नीचे, पंचों ने इकट्ठा किया, ये सर्वक रो रहा है जोर जोर से, एक दूसरे को संभाल रहे हैं। फिर वो आई, संध्या रो रही है, दो चार लोगों ने पकड़ लिया, फिर पकड़ के वो ठटरी पर रख दिया, कपड़ा आया, कपड़े से लपेटा मुझे, है ना। ये गांधी फैमिली वाले भाई साहब कह रहे हैं मुझे नहीं, बॉडी को। सही कह रहे हो, बॉडी को। ये भेद विज्ञान हो गया है, आपको इसलिए कह रहे हो, या उसे बोलते बॉडी है इसलिए कह रहे हो? पर मैं तो इसलिए मुझे कह रहा हूं कि मुझे तो इस वर्तमान अवस्था में रहते हुए समझना है। जिस शरीर से मैंने इतना एकत्व कर रखा है, उसे मैं अपना ही मानता हूं, इसलिए मुझे उस पर रखा गया। मैं कहूंगा बाद में कि किसको रखा गया। मैं अपने आप को जो महान समझ रहा हूं, जितना अटैच हूं उस घर से, श्रम शक्ति, समय, पैसा सब लगा दिया, जीवन लगा दिया उस घर में, उस घर से उठा के मुझे निपटा दिया गया। यार रख लो, 2-4 घंटे तो रख लो अतुल भाई, इतना काम किया, इतनी मेहनत करी, 2-4-5 एक दिन तो रख लो यार। नहीं कैसे रख लो, कीड़े निकलने लगे। एक भाषा का प्रयोग हो रहा है मेरे घर में, मेरे सामने मतलब तुम समझ रहे हो ना, ये मेरी कल्पना है कि मेरे सामने ये कि भाषा का प्रयोग हो रहा है कि देखो ये कीड़े निकलने लगेंगे नाक कान में से, कैसे रख लो, जल्दी ले चलो, शाम को खाने का समय हो रहा है, अभी फटाफट ले। ये बात हो रही है कि जल्दी ले चलो, अगर लेट हो गए ना तो हम लोग लौट के आके खाना नहीं खा पाएंगे। ओ माय गॉड, मैं मर गया। और इनको आज शाम के खाने की पड़ रही है, फिर बांध दिया। फिर रोए, और घर से 4 आदमी 10-20-25 साथ में लेके मुझे ले गए। लाल कोठी पे शमशान घाट है, आप अपने आसपास का सोच लेना कहां पर है। मेरा तो पास में ही है, 1 किलोमीटर दूर। और मैं उस शमशान घाट पे ले गए, और फिर वहां पे वो तो फटाफट सब तैयार थे, उन्हें लकड़ियां इकट्ठी करी, और सब लकड़ियों के बीच बात में मुझे रख दिया। कुछ नीचे लकड़ी रखी, कुछ ऊपर रखी, अगल बगल में रख दिया। फिर घी टपका दिया, बिना देखे दाखे, कहां घी जा रहा है, कहां नहीं जा रहा है, कलर लग रहा है, कलर नहीं लग रहा। फिर कुछ चंदन के नाम पे कुछ बुरादा पटक दिया और आग लगा दी। लेडीज तो कहीं नहीं है, हमारे यहां लेडीज जाती नहीं है। सर्वज्ञ से वहां खड़ा होकर रो रहा है, ये लेडीज घर में रो रही हैं। लौट के जला जलू के आ गए, साफ हो गया। 2 दिन हो गए। कितने दिन रोएंगे? 1 दिन, 2-4 घंटे, 2 दिन मुंह लटका के बैठे रहेंगे। तीसरा दिन हुआ, फोटो पे माला टंग गई हम शुद्धात्म प्रकाश जी की, जिसे शुद्धात्म प्रकाश जी समझ रहे हैं वो ही। और ये तो हम तो 3 समय में गए। किधर गए? जैसे मेरे कर्म बांधे थे, जैसे मेरे भाव थे, जैसी मेरी आयु बंद हुआ था, जो मेरी गति बंद हुआ था, और जो अनादि काल से नक्की थी, मैं तो उस गति में गया। और ये 2-3 दिन बाद सारे साफ खत्म। 3 दिन हुए, ये सब अपनी नौकरी पे, धंधे पे, पानी पे नॉर्मल हो गया। और 7 दिन बाद तो भूल मार गए, और 13 दिन बाद तो खेल खत्म। और 2-4 महीने के बाद इनके बच्चों को बताया, ये फोटो दिखाई ना बेटा, ये तुम्हारे दादाजी हुआ करते थे।
चैप्टर क्लोज। अनिल भाई किससे अटैचमेंट रखें बोलो? इस पत्नी से, इन बच्चों से, इस मकान से, रुपया पैसा, इस जड़ से, ये जो भाव चल रहे हैं, मेरे परिणाम चल रहे हैं, उनसे? कितना अटैचमेंट रखूं बोलो? अखिल भाई 2-3 महीने में पैसा हजम। हाँ, किसका पैसा? सब छोड़ छाड़ गए। किससे अटैचमेंट रखूं बोलो? जिससे अटैचमेंट रखना था वो तो गया, उससे रखा नहीं, और जिनसे रखा था वो सब छूट गया। मैंने कही थी ये बात। मौत उस चीज का नाम है कि सारे संयोगों का एक साथ छूट जाना, तो उसका नाम मौत है। एक झटके में छूट जाना। उस दिन से मुझे क्या लगने लगा, मैं नहीं कह रहा हूं कि मैं बिल्कुल अनासक्त हो गया हूं, मैं ये बात कतई नहीं कह रहा हूं, तो उस दिन से मुझे लगने लग गया ये सब कितना टेम्परेरी है। मेरी बात समझ में आ रही है? मुझे क्या महसूस, मैं जब हम क्या विजुलाइज नहीं करते ना, तो मुझ थॉट प्रोसेस में जा नहीं पाते हैं। एक बार विजुलाइज कर लिया, एवरीथिंग इज टेम्परेरी। यस, आत्मा अकेली परमानेंट है, जो अनादि काल से अनंत काल तक साथ रहने वाली, भाई सब टेम्परेरी है। तो मुझे लगने लगा ये कितने दिन का है सब कुछ, ये जो ताम झाम लमाजमा है ये कितने दिन का है? जब जीते जी अपनी मौत देख ली। इस तीये की बैठक में सब लोग ना, बहुत हमारी शोक सभा होती है ना, तो सब लोग बहुत बढ़िया बढ़िया बातें बोलते हैं, सामने तो कोई बोलता नहीं है। मम्मी कल परसों बता रही थी कि एक कोई विदिशा में कोई सज्जन थे, उन्होंने अपनी तीये की बैठक, अपनी शोक सभा अपनी जिंदा में रह के कर ली। कि बोले यार मैं मरूंगा तो कौन क्या क्या बोलेगा मुझे पता नहीं चलेगा, तो जिंदा में ही अपन सुन तो ले कि कौन अपने बारे में क्या बोल रहा है। मर जाने के बाद कौन क्या बोलेगा क्या पता चला। लोग तो हैं। तो मैं अगर ये मौत विजुलाइज कर लूं, और हिम्मत हो तो कर लेना आज, तो तुम्हें सब चीजें बहुत तुच्छ दिखाई देने लगेंगी। तुच्छ, तुच्छ शब्द का प्रयोग कर रहा हूं मैं। नुपुर ये कह रही हैं कि जीने की नहीं मरने की तैयारी करनी है। अरे किसी चीज की तैयारी नहीं करनी है, ना जीने की करनी है ना मरने की करनी है। अपने थॉट प्रोसेस में लॉ ऑफ डिटैचमेंट समझ लो, तो चाहे लाखों वर्षों तक जीऊं, चाहे मृत्यु आज ही आ जावे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं हर समय हर परिस्थिति के लिए बिल्कुल तैयार हूं, क्योंकि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जी लूं तो ठीक है और मर जाऊं तो ठीक है। ऐसे आदमी को कौन दुखी करेगा? ये अज्ञानी कौन है? जरा मुझे एक बार जरा स्क्रीन शेयर दोगे? दे दिया मुझे, दे दिया आपने, थैंक यू वेरी मच। कल हमने जो ये तो मैंने कर लिए, बात हो गई है। ये देखो इसका नीचे की लाइन पढ़ो। ये जो है ना, ये समय सार की गाथा 20-21-22 सॉरी हाँ 20-21-22 के मैं रेफरेंस में आपसे बात, 20-21-22-23-24 के रेफरेंस में मैं बात कर रहा हूं। और ये सुनो जरा, कितनी गजब की लाइन लिखी है कि जो पुरुष अपने से भिन्न पर द्रव्यों में, सचित स्त्री पुत्रादिक में, है ना, अचित धन धान्यादिक में, ये तो समझाने की जरूरत नहीं है, स्त्री पुत्रादिक में, रुपये पैसे में, ग्राम नगर आदि में ऐसा विकल्प करता है, मानता है कि ये मैं हूं, ये सब परद्रव्य, ये सब द्रव्य मैं हूं, मैं इनका हूं। ये सुनो, मैं भाषा में बहुत सरल है, फिर मैं इतनी और सरल कह रहा हूं कि ये स्त्री पुरुष धन दौलत इन सब चीजों में ये सब
द्रव्य मैं हूं, मैं इनका हूं, ये मेरे हैं, ये मेरे पहले थे, मैं इनका पहले था, तथा ये सब भविष्य में मेरे होंगे, मैं भी भविष्य में इनका होऊंगा। ये वह व्यक्ति मूढ़ है, अज्ञानी है, और वो पुरुष अपने स्वरूप को नहीं जानता है और झूठे विकल्प मूढ़ है, अज्ञानी है। किंतु जो पुरुष वस्तु का वास्तविक स्वरूप जानता है, ऐसे झूठे विकल्प नहीं करता, वो ज्ञानी है। कौन ज्ञानी है और कौन अज्ञानी है समझ में आ गई? कि मैं देखो ना, ये मेरे हैं, ये मेरे पहले थे, मैं इनका पहले था, ये सब भविष्य में मेरे होंगे, या मैं इनका भविष्य में होऊंगा, ये सब अज्ञानी हैं। और कंक्लूजन ये है कि ये पर में अपनापन अनुभव करने वाले अज्ञानी हैं और आत्मा में अपनापन अनुभव करने वाले ज्ञानी हैं। तो लॉ ऑफ डिटैचमेंट की बात हो रही है कि नहीं? देखो, अमरचंद आचार्य इस बात को और स्पष्ट कर रहे हैं कि ये परद्रव्य, मैं ये परद्रव्य हूं, मैं ऊपर नहीं पढ़ रहा हूं, ये एग्जाम्पल है, समय हो जाएगा। और ये परद्रव्य मुजरूप हैं, ये परद्रव्य मेरे हैं, मैं इन परद्रव्यों का हूं, ये पहले मेरे थे, मैं इनका था, ये भविष्य में मेरे होंगे। इस प्रकार के झूठे विकल्पों से अप्रतिबुद्ध अज्ञानी पहचाना जाता है। जो ये विकल्प करता है वो अज्ञानी है, मूर्ख है। और मैं उस बातों को, इस पूरी बात को मैंने एक सेंटेंस में बहुत सरल भाषा में कहने की कोशिश की कि लॉ ऑफ डिटैचमेंट, जिससे हम उसके अप्लाइड एस्पेक्ट को समझ सकें, हम उसके अप्लाइड एस्पेक्ट को जान सकें। और आगे उन्होंने बहुत बढ़िया शब्द का प्रयोग किया है, आपने निश्चित तौर पर इसका स्वाध्याय किया होगा। और ये लिखा है आचार्य देव ने कि हे दुरात्मन, दुरात्मन शब्द का प्रयोग किया है। इतनी बढ़िया पदवी अपने को मिली है अमरचंद आचार्य के द्वारा। और फिर क्या कहा कि आजन्म के इस मोह को हे जगत जन तुम छोड़ दो। अभी आदेश है, समझा रहे हैं, करुणा है। आजन्म के इस मोह को, अनादि से लेकर जो मोह आज तक चल रहा है, अब तो छोड़ दो। गुरुदेव की भाषा में कहें तो वे कहते हैं कि भाषा तो देखो आचार्य की, अब तो ये अपनापन हटा दो, अब जो मोह है, ये अटैचमेंट है, अब तो छोड़ दे यार। कब तक? अब भी नहीं सीखोगे, अनादिकाल हो गया, अब भी नहीं सीखेंगे तो कब सीखेंगे? अब तो छोड़ दो। क्यों ना? अनादि से लेके आज तक अनुभव किए गए मोह को कम से कम अब तो छोड़ो। और रसिक जनों को जो रुचिकर है, सम्यक दृष्टियों को जो रुचिकर है, परमात्मा को जो रुचिकर है, उदित ज्ञान का, उस ज्ञान का आस्वादन करो। क्योंकि आत्मा इस लोक में किसी भी स्थिति में, किसी भी स्थिति में अनात्मा के साथ, और अनात्मा कौन? जड़ के साथ तादात्म्य को धारण नहीं करता। वो पर के साथ एक में एक नहीं होता, वो डिटेच ही है, वो पृथक ही है। और ये मैंने अपने ज्ञान में, अपनी बुद्धि में ये मान रखा है, बस तू ज्ञान को छोड़ दे और साक्षी भाव धारण कर ले। और बिल्कुल दर्शक की तरह, जैसे थिएटर में बैठा हुआ है, पिक्चर चल रही है, वो विलेन आ रहा है, विलेन हीरो को मार रहा है, हीरो विलेन को मार रहा है, तुम्हें फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ना तुम हीरो के साथ अटैच हो, ना तुम विलेन के साथ अटैच हो। आपकी अटैचमेंट तो किसी के साथ नहीं है। और जब वो आपकी अटैचमेंट किसी के साथ नहीं है तो आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, तो जिंदगी को एक थिएटर क्यों नहीं मान लेते हैं? और जीवन में जो परिस्थितियां घट रही हैं,
वो एक स्क्रीन है, ऐसा क्यों नहीं मान लेते हो? ये लाइफ इज अ थिएटर, और जो कुछ चल रहा है, जो कुछ घट रहा है, ये सब एक स्क्रीन है, स्क्रीन पे चल रहा है। 3 घंटे बाद ये खत्म हो जाएगा, शो खत्म हो जाएगा, तुम चल दोगे। जिस दिन मौत आएगी उस दिन शो खत्म हो जाएगा। मौत जिस दिन आएगी उस दिन शो खत्म होगा कि नहीं, ये निश्चित है। और जितनी रील निश्चित है उतनी रील की पिक्चर है। बस ये मेरी जिंदगी में जितनी रील है उतनी रील की पिक्चर चल रही है, और रील निश्चित है। बात तो इतनी सी है कि मुझे यह पता नहीं है कि कितनी रील है। कोई पिक्चर 17 रील की होती है, कोई 18 रील की होती है, कोई 15 रील की होती है। किसी की 75 साल की उम्र है, किसी की 78 साल की है, किसी की 80 साल की है, किसी की 85 साल की है। कई बार ऐसा होता है ना, आप पिक्चर देख रहे हो, आपको बहुत मजा आ रहा है, फिर आता है द एंड। सुनो, ये जिंदगी पिक्चर चल रही है ना, इसमें कब द एंड आ जाएगा ये तुम्हें पता ही नहीं चलेगा। मैं आपको पॉज दे रहा हूं, कनेक्शन कटा नहीं है और मैं भूला नहीं हूं। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, मैं फिर पॉज दे रहा हूं। इस जिंदगी की पिक्चर में कब द एंड आ जाएगा ये पता नहीं है, फिर क्या होगा। अरे खत्म तो होनी है। जरा सोचो 1 मिनट के लिए इस बात पे। आप थिएटर में कहते हो अरे खत्म हो गई, पता ही नहीं चला कब 3 घंटे निकल गए। अरे कहीं ऐसा ना हो अचानक जिंदगी में द एंड हो जाए और मैं कहूं अरे ये जीवन खत्म हो गया, पता ही नहीं चला। ओ माय गॉड। मनीष कह रहे हैं कि आपने हॉरर वाला सीन दिखा दिया। मैंने हॉरर पिक्चर ही दिखाई है वास्तव में। इस हॉरर पिक्चर के हीरो आप हो। और मैंने पैसे भी नहीं लिए, स्पीकिंग फीस चार्ज नहीं करी है मैंने अतुल भाई से। हाँ, फ्री में बोल रहा हूं मैं, फ्री में दिखाई है पिक्चर। यस नूपुर, इनवेल्युबल पिक्चर है ये। तुम देखो जानो पर स्वामी मत बनो। तुम देखो जानो पर स्वामी मत बनो। जब स्वामी बनते हो तो उसमें तन्मय होते हो, और तन्मय होते हो तो उससे और अपने को एक मानते हो। जब एक मानते हो तो उसकी बढ़ोतरी में अपनी बढ़ोतरी और उसके नाश में अपना नाश मानते हो। उसमें तो नियम से परिवर्तन होना ही है, और तू जबरन ही उससे अटैच होकर अपने जबरन ही जबरदस्ती चिपका जा रहा है, जबरदस्ती उसे अपना माने जा रहा है। वो तेरा नहीं है। जबरन ही उससे अटैच होकर अपने को सुखी दुखी मानता है, जबकि तेरा उससे कोई लेना देना ही नहीं है। जड़ की क्रिया जड़ में है और तेरी तुझ में है।
आसक्ति का भाव रहता है तो हम नदी की तरह बन जाते हैं। आसक्ति का भाव रहता है तो हम नदी की तरह बन जाते हैं। थोड़ा ऊपर नीचे होते हैं तो हम सूखने लगते हैं, उफनने लगते हैं। जब अनासक्ति का भाव होता है तो हम सागर की तरह बन जाते हैं, समुद्र की तरह बन जाते हैं, दरिया की तरह बन जाते हैं कि कोई फर्क नहीं पड़ता कैसी भी परिस्थिति ऊपर नीचे हो। दरिया में कितनी बारिश हो, कितनी नदी नाले आ जाएं, नदियां, सागर बिल्कुल शांत रहता है, शीतल रहता है, उसे असर नहीं पड़ता, बिल्कुल अनासक्ति के साथ रहता है सागर। सागर मीन्स मैं दरिया की, समुद्र की बात कर रहा हूं, सी की बात कर रहा हूं, है ना। सी, समुद्र बिल्कुल अनासक्ति के साथ होता है। कितनी नदी मिल जाए, नाले मिल जाएं, आप आ जाओ नहीं आ जाओ, बारिश हो जाए, ओशियन, यस, कोई फर्क नहीं पड़ता। और नदी थोड़ा सा पानी आ जाए उफन जाती है, थोड़ी सी बारिश आ जाए तो बाढ़ आ जाती है, थोड़ी धूप पड़ जाए तो सूख जाती है। आसक्ति के भाव में रहने वाले लोग, अटैचमेंट के साथ रहने वाले लोग नदी की तरह होते हैं, और डिटैचमेंट के साथ रहने वाले लोग, अनासक्ति के साथ रहने वाले लोग समुद्र और सागर की तरह होते हैं। सम्यक दृष्टि जीव की प्रवृत्ति उस सागर की तरह और दरिया की तरह होती है, और मिथ्या दृष्टि जीव की प्रवृत्ति उस नदी की तरह होती है। तो दरिया की तरह बन जाओ, धीर गंभीर। हिमांशु, कोई परिस्थिति घट जाए, तुम्हारी पत्नी कितनी लड़ ले, बच्चे कुछ भी कर लें, समुद्र को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो अपनी चाल में मस्त रहता है, अपनी सीमा में रहता है और अपनी चाल में रहता है। टाइम टू वेक अप एंड स्टॉप फॉलोइंग। पूरा नहीं पढ़ा मैंने, क्या लिखा है अखिल ने। विरक्ति होने के जब ये रुचि लगे तो एक बात और बहुत इंपॉर्टेंट है, जब उदासीन होने के दो कारण होते हैं। एक तो जो अपनों का व्यवहार असहज हो जाए, अपने लोग, आदमी दो तरह से उदासीन होता है। ध्यान से सुनना, आप कौन से उदासीन, गलती मत कर जाना, मैं इस बात को कह रहा हूं। उदासीन होने के दो कारण होते हैं कि अपनों का व्यवहार अगर असहज हो जाए, कंफर्टेबल ना हो, कसाय से प्रेरित हो, अनुकूल ना हो, तो हम कई बार उदासीन हो जाते हैं। लेकिन जिसे आत्म तत्व की रुचि लगी हो, वस्तु का और संसार का स्वरूप ख्याल आ जाए, वो उदासीन हो जाता है। तो कहीं पहले वाले उदासीन मत बन जाना कि बेटा नालायक निकल गया, बहू सुनती नहीं है, हस्बैंड की और मेरी मैचिंग नहीं करती है, तो मैं तो संसार से उदासीन हो गया है। तुम संसार से उदासीन नहीं हुए हो, तुम कसाय से प्रेरित हो। लेकिन जो वस्तु का स्वरूप समझ ले, जो स्वरूप समझ ले संसार का और आत्म तत्व का, वो विरक्त हो जाए, वो विरक्ति है। मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल इन 3 दिनों में दिए, अपने ऊपर दिए, मेरे परिवार के ऊपर दिए, मैंने आप लोगों के दिए। ये सब एग्जाम्पल को समझना मेरी स्टोरी थी, नहीं तो तुम सब समझ लो कि मैं तो ऐसा ही हूं। मेरी बहू तो मेरे पैरे नहीं छूती है, जो मैंने कल कहा था, बेचारी रोज छूती है। मैंने कहा था संध्या सुनती नहीं है, तो बेचारी पूरी सुनती है। सर्व को सिद्धि नालायक नहीं है। ये सब मैंने अपने ऊपर नहीं सुनाऊंगा तो किसके ऊपर सुनाऊंगा, आपके ऊपर सुना नहीं सकता हूं। तो ये सब मैंने इसलिए एग्जाम्पल दिए, तो आप बिल्कुल उस बात को एग्जाम्पल की तरह समझना। और जो आपके लिए कहा उससे अगर आपको बुरा लगा हो तो थोड़ा सा लगा लेना, क्योंकि कोई चीज मेरी बुरी लग के अगर आपके सोच की दिशा और चिंतन की दिशा बदल जाए तो शायद इससे बड़ा काम ना हो। और मैं इसलिए कोई बात नहीं कहूं कि आपको बुरा लग जाए तो मैं शायद सच्ची बात छिपाने की कोशिश करूंगा, लेकिन मेरा उद्देश्य आपको हट करना कतई नहीं है। बहुत पवित्र भावना के साथ मैंने आपसे बात की है
और हमें तो हर वक्त एक ही बात सोचनी है कि मैं तो मोक्ष मार्गी हूं, मैं मोक्ष मार्गी हूं, मेरा व्यवहार संसार मार्गियों जैसा नहीं हो सकता, मैं संसार मार्गी जैसा नहीं हो सकता। मुझे आपसे 2 मिनट और चाहिए अतुल भाई, 2 मिनट और, ठीक है ना? हाँ जी ठीक है। हाँ, 2 मिनट और। आप सब जरा आंख बंद करो और मैं कुछ बोल रहा हूं और जो मैं बोल रहा हूं उसे आप सुनो कि हमने 3 दिन में जो बात की है, मैं उन 3 दिनों की बातों को मैं से समराइज करूंगा। कोई एक आंख खोल के भी देखेगा नहीं कि मेरी आंख खुली है कि बंद है, मैं भी मेरी आंखें बंद कर रहा हूं और बिल्कुल रिलैक्स होके एकदम हल्के होके बैठ जाओ, अपनी कंफर्टेबल मुद्रा में बैठ जाओ। मैं कुछ बोल रहा हूं वो आपको सुनना है और वही आपको विजुलाइज करना है। मैं लॉ ऑफ डिटैचमेंट को अच्छी तरह से समझ गया हूं और मैं अच्छी तरह से इस बात को जान गया हूं कि मेरा अपना कौन है और मेरा पराया कौन है। जो अनादि काल से मेरा है और अनंत काल तक मेरा रहने वाला है वो मेरा अपना है और मेरा उससे अपनापन है, मेरा उससे अटैचमेंट है। और जो टेम्परेरी है, जो आज आया और कल चला गया, वो सब से मैं डिटैच हो गया हूं। ये सब जड़ से मैं डिटैच हूं क्योंकि विश्व को मैंने 2 भागों में बांटा है, एक जीव और एक अजीब। मैं अजीब के साथ आज तक अपने आप से अटैच करके रखा हुआ था और मैं अब इन सब से डिटैच हो गया हूं। रुपया, पैसा, धन दौलत, नाते रिश्ते, पत्नी, बच्चे, मकान, गाड़ी, ये सब जड़ हैं। मैं इनको भोग रहा हूं, ये मुझे नहीं भोग रहे हैं। मैं इनका उपयोग कर रहा हूं, ये मेरा उपयोग नहीं कर रहे हैं। मैंने लॉ ऑफ डिटैचमेंट को बहुत अच्छी तरह से जान लिया है और समझ लिया है और मैं इनसे पूरी तरह से डिटैच हो गया हूं। मैं अपने भावों से भी डिटैच हो गया हूं और मैं अपने भावों से भी अनासक्ति के भाव की तरह जी रहा हूं और इसलिए मेरे जीवन में साक्षी भाव आ गया है और मेरा पूरा जीवन बिल्कुल सहज हो गया है। मैं बिल्कुल निश्चिंत हूं, मैं निराकुल हूं। मुझे अब किसी तरह के क्रोध, मान, माया, लोभ के परिणाम आकुलित नहीं करते हैं क्योंकि मैं अनासक्ति के भाव में जी रहा हूं। मेरा जीवन बहुत सहज हो गया है, मैं बिल्कुल साक्षी भाव के साथ जीवन को जीता हूं। मेरा जीवन एक थिएटर की तरह है और मैं एक दर्शक की तरह हूं। जो भी परिस्थितियां घट रही हैं, आ रही हैं, जा रही हैं, मैं उनको बिल्कुल देख रहा हूं, मैं उनको जान रहा हूं क्योंकि मुझे पता है कि पर्याय है, पलटने वाली है। मुझे पता है कि ये जो हो रहा है ये सब अनित्य है। मैं जानता हूं कि ये भी गुजर जाने वाला है और मुझे पता है कि इसका द एंड होने वाला है। मुझे पता है कि मैं अनादि काल से हूं, अनंत काल तक रहने वाला हूं और मैं तो मोक्ष मार्गी हूं। मैं मोक्ष मार्गी हूं तो मेरा व्यवहार संसार मार्गियों जैसा कैसे हो सकता है? परिस्थितियां तो विपरीत होंगी, होती रहेंगी। अब मुझे कोई परिस्थिति ना विपरीत लगती है, ना अनुकूल लगती है, ना प्रतिकूल लगती है, ना मुझे उससे कुछ राग है, ना द्वेष है। मैं उन्हें जानता हूं और देखता हूं एक दर्शक की भांति, क्यों तो मैं तो मोक्ष मार्गी हूं। मेरा व्यवहार अब संसार मार्गियों जैसा नहीं है। होंगे संसार मार्गी वाले लोग मेरे अगल में, मेरे बगल में, अड़ोस में, पड़ोस में, मेरे संपर्क में रहने वाले लोग होंगे संसार मार्गी, पर मैं तो इनसे बिल्कुल भिन्न हूं। होंगी ये सब भेड़ बकरियों जैसे लोग, लेकिन मैं तो शेर का बच्चा हूं। मैं तो सिद्ध परमात्मा
कि जैसा मेरा स्वरूप है मैं तो स्वयं सिद्ध हूं, मैं तो परमात्मा हूं, तो फिर मुझे संसार मार्गियों जैसा व्यवहार करना तो अनुचित ही लगता है। मैं मोक्ष मार्गी हूं, मैं स्वयं सिद्ध हूं, सिर्फ समय की बात है। मैं परमात्मा हूं और मैं सिद्ध शिला में विराजमान हूं। समय की बात है, वक्त की बात है, 2 4 5 7 भव की बात है, और ये भव भी अपने समय के हिसाब से आ जाएंगे, निकल जाएंगे। मैं इसका भी सहजता के साथ, साक्षी भाव के साथ ज्ञाता दृष्टा हूं। मेरे जीवन में अनंत आनंद, अनंत आनंद, अनंत आनंद है, निराकुलता है, और मेरा जीवन बिल्कुल सहजता के साथ व्यतीत हो रहा है। मैं इसी वक्त आनंद में हूं, मैं इसी समय आनंद में हूं, बहुत आनंद में हूं, बहुत आनंद में हूं। आप धीरे धीरे अपनी आंखें खोल लें। और इसी धारा में, इसी धुन में, इसी चिंतन में और इसी भेद ज्ञान की धारा में रहें, जिएं, और इसी धारा को बहने दें और इसमें खलल ना हो। बस इसी भावना के साथ मैं भी वही करूं, आप भी वही करें और अपने जीवन को हम सार्थक बनाएं।